तो आज हम लोग फोटोसिंथेसिस में आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है वो है पिगमेंट्स। सो व्हाट आर पिगमेंट्स? पिगमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस। पिगमेंट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट absorb absorb light ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, मतलब जो अलग अलग वेवलेंथ के लाइट्स जो होती हैं उन्हें अब्जॉर्ब करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पिगमेंट्स। अब जो पिगमेंट्स होते हैं इनको हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं? मतलब एक लीफ होगा, ठीक है, उसको हमने क्रश करा अच्छे से, मतलब हमने सारा वो आपको पता है टेक्निक, आप बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ चुके हो, तो वो सब करके हम लोगों ने पेस्ट जैसा लिक्विड टाइप बना लिया। फिर उसमें हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने पेपर क्रोमेटोग्राफी करी। आपको पता होगा पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में, हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। इट इज़ ए सेपरेशन टेक्निक, ठीक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ, ये पेपर होता है, क्रोमेटोग्राफिक पेपर होता है, ठीक है। आसपास क्या होता है, पूरा पेपर है, आसपास क्या होता है, वाटर में इसको हम डिप करके रखते हैं और इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम लोग पिगमेंट डाल देते हैं, ठीक है, अपना ड्रॉप डाल देते हैं एक, ठीक है, जो भी हमको स्टडी करना है सैम्पल का। अब क्या होता है, वाटर होता है, तो वाटर में ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूबिलिटी, कोई ज़्यादा सॉल्यूबल होगा तो ज़्यादा ऊपर तक जाएगा, तो वो ऊपर सेपरेट हो जाता है, कोई नीचे। तो इस तरह से हमको क्रोमेटोग्राफिक पेपर पे एक हम लोगों को पैटर्न दिख जाता है, तो ये होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। वाटर के सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे आते हैं। तो इस तरह से जब हम लोगों को पेपर क्रोमेटोग्राफी करा, तब हम लोगों को पता चला कि देयर आर 4 पिगमेंट्स इन लीफ में जो होते हैं 4 पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। कौन से पिगमेंट्स होते हैं? सबसे पहला तो है क्लोरोफिल ए, जो कि हमारा मेन चीफ पिगमेंट है, जिसको हम पिछली क्लास में भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसका स्ट्रक्चर वगैरह भी। दूसरा होता है हमारे पास क्लोरोफिल बी, ठीक है। थर्ड होता है हमारे पास कैरोटीनॉइड्स, या कैरोटीन भी लिख देते हैं हम लोग इसे, ठीक है। एंड फोर्थ होता है हमारे पास जैंथोफिल्स, जैंथोफिल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इनका कलर क्या क्या है। उसके लिए मैंने छोटी सी ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या है हमारे पास, देखिए ट्रिक ध्यान से समझिए। विबग्योर पता है आप सबको, विबग्योर होता है, ठीक है। जो हमारे 7 कलर्स होते हैं, रेनबो में भी तो विबग्योर होता है। इसकी ट्रिक क्या है कि देखो, ये बी और जी है, ये क्लोरोफिल ए का कलर होगा, ब्लू ग्रीन, ठीक है। और फिर इस ग्रीन और येलो को भी साथ में वो कर लो क्लब, तो क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल बी का कलर बन जाएगा। फिर आपका येलो ऑरेंज, ये बन जाएगा आपका कैरोटीन का। और जैंथोफिल आपको याद रखना पड़ेगा, जैंथोफिल का येलो होता है। तो दिस इज अ ट्रिक। अब ये ट्रिक्स आप देख लीजिए, आपको नहीं समझ में आए तो कोई नहीं, इन द एंड यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। इनका क्या क्या कलर होना चाहिए, मैं छोटी सी आप लोगों को ट्रिक बता दी। तो इस वजह से क्लोरोफिल ट्रिक्स को भी हम करें तो क्लोरोफिल ए का कलर क्या होता है, ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल बी का कलर क्या होता है, ग्रीन येलो, या एनसीईआरटी में येलो ग्रीन लिखा है तो एक ही बात है। कैरोटीन का जो होता है उसका होता है येलो टू येलो ऑरेंज, येलो टू येलो ऑरेंज, येलो टू येलो ऑरेंज। और जो जैंथोफिल होता है, जैंथोफिल का आपको प्रॉपरली याद रखना पड़ेगा, येलो, ठीक है। ये होता है जैंथोफिल का कलर, ठीक है। अब इनके फॉर्मूले नहीं पूछते आप लोगों से कि क्या इनके केमिकल फॉर्मूले है। हालांकि जो क्लोरोफिल ए का है वो पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ, क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है, ठीक है। बी का भी, क्योंकि थोड़ा ही डिफरेंस होता है, आपको पता है ना, थोड़ा ही डिफरेंस होता है, तो वो भी हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, आप देख सकते हैं उसे, प्रीवियस लेक्चर को। और कैरोटीन और जैंथोफिल का ज़रूर नहीं है फॉर्मूला, बट स्टिल आई विल राइट, ओके, कि कभी कुछ कहीं पूछ ले किसी एग्ज़ाम में, तो क्या होता है, C40 और H56 तो होता है आपका कैरोटीन का, और जो जैंथोफिल होता है, जैंथोफिल का फॉर्मूला होता है C40H56O2, तो O2 है। तो काफ़ी हद तक आप देख लीजिए, ये भी दोनों मिलते जुलते हैं आपस में, काफ़ी हद तक क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी भी आपस में मिलते जुलते हैं। तो अगर आप किसी एक का याद रख लोगे इन चारों में से, मान लो क्लोरोफिल ए का याद रख लिया तो थोड़ा चेंजेस करके क्लोरोफिल बी का बन जाएगा, आपने अगर कैरोटीन का याद रख लिया तो थोड़ा चेंज करके जैंथोफिल का बन जाएगा। तो हालांकि ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग क्या बोलते हैं, जो मेरा क्लोरोफिल ए होता है, ये जो मेरा क्लोरोफिल ए है, ये क्लोरोफिल ए क्या होता है, दिस क्लोरोफिल ए इज़ द प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये होता है प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, मतलब जो मेन फोटोसिंथेसिस हो रही है वो क्लोरोफिल ए की वजह से ही होता है, ठीक है। मेन होता है ये हमारे पास। और जो ये बाकी बचे हमारे पास, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और जैंथोफिल, ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों होते हैं एक्सेसरी और हेल्पर पिगमेंट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सेसरी और द
हेल्पर पिगमेंट्स। ऐसा क्यों बोलते हैं? अब अगर ये एक्सेसरी और हेल्पर पिगमेंट्स हैं तो इनका क्या ज़रूरत है, क्यों इसको हम लोग जो होता है लीफ के अंदर होता है, क्यों क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, क्यों होते हैं इनके, व्हाट्स द नीड फॉर दिस एक्सेसरी पिगमेंट? तो एक्सेसरी पिगमेंट का काम होता है दे अब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसके दो काम होते हैं। देखिए एक्सेसरी हेल्पर पिगमेंट्स के दो काम है। पहला तो क्या है, देखिए मान लीजिए क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है सेंटर में और यहाँ पे क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल वगैरह है, कैरोटीन। तो क्या होता है जब लाइट एनर्जी फॉल करेगी तो डायरेक्टली क्लोरोफिल ए पे फॉल नहीं करती, क्लोरोफिल बी पे जाएगी, फिर हो सकता है कैरोटीन पे गई, फिर हो सकता है ज़ैंथोफिल पे जाए, फिर हो सकता है क्लोरोफिल ए पे जाए। अब इसमें क्या होता है आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला, छोटा सा आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता है वो क्या होता है, hc/λ। ठीक है, और इसको हम न्यू भी लिखते हैं, = h न्यू भी लिखते हैं। ठीक है, या इसको हम लिख देते हैं E=hc/λ, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। तो अब देखिए अगर ऐसे एनर्जी बारी बारी एकदम साथ में नहीं जा रही क्लोरोफिल ए के पास, तो थोड़ी टाप टाप के जा रही है एनर्जी, मतलब वो पहले कैरोटीन के पास, क्लोरोफिल बी के पास आ रही है, फिर कैरोटीनॉइड्स के पास जा रही है, फिर ज़ैंथोफिल के पास, फिर क्लोरोफिल ए के पास। मतलब ज़रूरी नहीं है कि यही होगा कि क्लोरोफिल बी ऐसे होगा, पर आपको ये समझना है कि डायरेक्टली क्लोरोफिल ए के पास नहीं जाएगी, इन एक्सेसरी पिगमेंट्स के फॉल करके फिर जाती है क्लोरोफिल के पास। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए फॉल करेगा तो एनर्जी कम होगा, और एनर्जी और वेवलेंथ में आपको पता है इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब वेवलेंथ बढ़ जाएगी, इसका मतलब जो क्लोरोफिल ए के पास जो लाइट पहुंचेगी इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, और वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस भी अच्छे से हो पाएगा। ये तो था इसका पहला फंक्शन जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन करा। दूसरा फंक्शन जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये क्या करते हैं, एक्सेसरी हेल्पर पिगमेंट्स दे प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीडेशन क्या होता है? देखिए अगर इसमें ज़्यादा हाई एनर्जी की, एक तो देखिए एनर्जी कम हो गई और वेवलेंथ बढ़ गई एक्सेसरी पिगमेंट्स की वजह से। अब क्या होता है अगर डायरेक्टली फॉल करेगी ना तो इतनी हाई एनर्जी से क्या होगा, फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा क्लोरोफिल ए का। ठीक है, तो उससे फिर क्लोरोफिल ए ख़राब हो जाएगा, तो वो काम नहीं कर पाएगा फिर जो हमें करवाना है। तो इसी वजह से, क्योंकि ये फोटो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करते हैं, इसलिए इनको हम लोग शील्ड पिगमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, शील्ड पिगमेंट्स। शील्ड पिगमेंट्स भी हम इनको बोलते हैं। ठीक है, शील्ड पिगमेंट्स, ये पता होना चाहिए। और आपको मेन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए। अब देखिए यहाँ पे ना एक तो था हमारे ये चार आते हैं एनसीईआरटी में, पेपर में भी ये आते हैं। अब अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो यहाँ आपको पता चलता है उसके बारे में, फाइकोबिलेंस के बारे में। तो जो फाइकोबिलेंस के बारे में उसमें उसके बारे में आई अपलोड अ सेपरेट शॉर्ट वीडियो। ठीक है, वो यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो आउट ऑफ सिलेबस भी है और फिर ये वीडियो भी लेंदी हो जाएगा, तो हम उसको अलग से दैट विल सेपरेटली डेल्ट इन अनदर क्लास। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं अगर आपको बताऊँगा कैरोटीन के बारे में। कैरोटीन आपने कहीं ना कहीं सुना होगा अगर आप लोग पढ़ रहे हैं बायोटेक। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ऑल्टरनेटिव डेज पे, नहीं तो हम लोग 11th-12th के चैप्टर जैसे लेते हैं, तो एक बार फोटोसिंथेसिस हो जाएगा देन विल कम टू बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ओराइजा सटाइवा राइस होता है। तो उस गोल्डन राइस हम लोगों ने बना रखा है। गोल्डन राइस में हम क्या करते हैं, इट इज़ द विटामिन ए रिच राइस, विटामिन ए रिच राइस होता है। ठीक है, विटामिन ए रिच राइस होता है। ठीक है, और इसको हम गोल्डन राइस बोलते हैं, जिसको हम उसके, और राइस में क्या करते हैं हम, उस जो गोल्डन राइस होता है उसमें विटामिन ए की अमाउंट ज़्यादा होती है, आयरन की अमाउंट भी ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने उस प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया। जो हमारा होता है कैरेट हो गया या डैफोडिल हो गया, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं इनमें ये जो होता है ना विटामिन ए बनाने वाली जीन, वो ऑलरेडी हाई अमाउंट में होती है। तो उनसे हम लेकर के अगेन वेक्टर को यूज़ करके इस गोल्डन राइस में डाल देते हैं, तो जो सीड होते हैं गोल्डन कलर के होते हैं विटामिन ए की वजह से। अब वहाँ पे भी आप लोगों ने इस कैरोटीन का नाम ज़रूर सुना होगा, मैंने इसलिए आपको यहाँ पे बताया है। वहाँ पे कैरोटीन का नाम आप लोगों ने क्यों सुना था, इससे हमको ये पता चलता है कि कैरोटीन के ज़रा डिफरेंट टाइप्स, जो हमारा कैरोटीन होता है अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो कैरोटीन के अलग अलग टाइप होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। अल्फ़ा बीटा गामा होते हैं। अब जो ये होता है ना मेरा बीटा वाला जो होता है, ये क्या करता है, ये इट प्रोवाइड द कलर। कैरेट के पास एक कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है, हमको पता है वो इसकी वजह से आता है। इसका मतलब ये क्या होता है, इट इज़ द प्रिकर्सर टू विटामिन ए। एंड व्हाट डज द वर्ड प्रिकर्सर मीन? प्रिकर्सर का मतलब होता है विटामिन ए किसी से बनेगा ना, किसी और कंपाउंड से कुछ मॉडिफिकेशन होकर के, आप ऐसा समझ लीजिए सिंपल नेम इन लैंग्वेज में, कि विटामिन ए बनेगा तो विटामिन जिस चीज़ से बन रहा है वो बनता है कैरोटीन से, और कैरोटीन प्रिकर्सर होता है विटामिन ए का। जैसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल इज़ अ प्रिकर्सर फॉर स्टेरॉयड हार्मोन्स। अगर मैं आपको थोड़ा सा हार्मोन्स में लेके चलूँ तो वहाँ पे हम लोग टर्म पढ़ते हैं कोलेस्ट्रॉल इज़ द प्रिकर्सर फॉर स्टेरॉयड हार्मोन्स। स्टेरॉयड हार्मोन्स कौन से होते हैं हार्मोन्स? स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, मतलब जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं बेसिकली।
तो एनीवेज ये जूलॉजी का पार्ट है, बस मैंने आपको प्रिकर्सर समझा दिया। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा है कैरोटीन पिगमेंट से, अदरवाइज ये नहीं पूछा जाता। और जो फाइकोबिलिन्स वाला पार्ट है वो हम अलग से सेपरेटली डील करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा पिगमेंट्स का हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, पिगमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान से पढ़िए। इसके बाद जो हम लोग शुरू करते हैं वो आते हैं एनसीईआरटी का 2 ग्राफ्स हैं एनसीईआरटी में। ठीक है, 2 ग्राफ्स है, तो आज उन ग्राफ्स को समझते हैं हम लोग। वो ग्राफ्स क्या है देखिए। सबसे पहला ग्राफ तो है हमारे पास जो है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का। सबसे पहला ग्राफ जो है हमारे पास, यहाँ जाइए, वो किसका है, अब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यहाँ से करते हैं। सबसे पहला ग्राफ है हमारे पास अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, देखिए इस तरह का कोई ग्राफ है। ठीक है, आई ट्राई टू मेक इट वेरी गुड, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए सबसे पहले तुमको समझना है क्लोरोफिल ए का ग्राफ कैसे होता है। क्लोरोफिल ए का ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से, ऐसे करके। आप अपनी एनसीईआरटी को रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ पे और अच्छे से दे रखा है इस तरीके से। ठीक है, आई यूज़ डिफरेंट कलर्स, ठीक है, जिससे कि हमें थोड़ा आसान हो जाए। और एक हमारे पास ये है, ये किसका बना रहा हूँ मैं, ये बना रहे हैं हम लोग क्लोरोफिल बी का। यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, ये जो चीज़ है यहाँ पे ये नहीं है। ठीक है, ये चीज़ नहीं है, इस तरह से है। और एक है हमारे पास रेड से हो जाएगा कैरोटीन, तो कैरोटीन का भी ग्राफ बना लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ से जा कर के ऐसे, फिर होता है यहाँ से ऐसे ले जाते हैं हम लोग, फिर छोटी छोटी सी यहाँ पे हमने पीक्स कर दी 2, और फिर यहाँ पे इसे फोल्ड कर दिया। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये हमारा पूरा ग्राफ है, एनसीईआरटी में और अच्छे से दिया गया है, बस यहाँ पे मैंने आपको, ताकि हम थोड़ा समझ सकें, तो ग्राफ बना लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ है हमारा वेवलेंथ। एनसीईआरटी का जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। और यहाँ पे होता है हमारा फोटोसिंथेसिस का जो है आप लोगों का रेट, आप समझ लीजिए। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का होता है। तो ये जो ग्राफ होता है इट रिप्रेजेंट्स द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इट रिप्रेजेंट्स द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ वेरियस पिगमेंट्स। देखिए ये जो होता है, ये होता है क्लोरोफिल ए का, जो मैंने ब्लू से करा है। ये होता है क्लोरोफिल बी का जो ब्लैक से है। और ये जो रेड होता है ये होता है कैरोटीनॉइड्स का। आप देखिए एग्जाम में क्या कर देंगे, आपको पूरा ग्राफ दे देंगे और एरो मार्क कर देंगे और ABCD दे देंगे, कि आपसे पूछेंगे कि क्लोरोफिल ए का कौन सा है, बी का कौन सा है और कैरोटीनॉइड्स का कौन सा है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज़ द फिंगरप्रिंट ऑफ द, इट इज़ द, आप समझिए, इट इज़ द फिंगरप्रिंट ऑफ द पिगमेंट। फिंगरप्रिंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप देखिए हम सब ह्यूमंस हैं, हम सबके पास वी हैव अ कैरेक्टरिस्टिक फिंगरप्रिंट, हम सबका अलग अलग फिंगरप्रिंट होता है। तो उसी तरीके से जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, ये हर एक तरह के पिगमेंट का फिंगरप्रिंट है। मतलब हर एक पिगमेंट जब आप प्लॉट करोगे तो उसका एक अलग अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आएगा। इसका मतलब कि वो फिंगरप्रिंट है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हर एक पिगमेंट का। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का। अब इससे हमको क्या समझ में आता है, देखिए यहाँ पे पूरा वेवलेंथ होगा। तो इससे हम लोग क्या चीज़ कंक्लूड करते हैं कि जो मेरा क्लोरोफिल ए होता है वो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन, क्लोरोफिल ए जो होता है वो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन शो करता है रेड एंड ब्लू वेवलेंथ पे। ये बात हम लोग पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं, राइट। ये बात हम पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं जब हमने कोई साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे। ठीक है, जब हमने साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, जब मैंने आपको TW एंजलमैन का एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था, जिसमें हम लोगों ने एरोबिक बैक्टीरिया लिया था और क्लैडोफ हो रहा था। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था जो रेड और ब्लू रीजन था वहीं पे बैक्टीरिया एक्यूमुलेट करे थे। तो अब रिलेट करके पढ़िए प्लीज़, प्रीवियस क्लास को रिवाइज करके आइए, आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिए, तभी हम आगे की क्लास में अच्छे से कर पाएंगे। तो ये बात पहले भी हम लोग लिख चुके हैं कि रेड एंड ब्लू वेवलेंथ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स। ठीक है, तो ये बात हम लोगों को यहाँ पे पता चल जाती है। हालांकि इसी ग्राफ में जब हम कंपेयर करते हैं तो हमको एक चीज़ और पता चलती है कि जो क्लोरोफिल ए होता है ना, वो उसका तो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन आता है रेड पे, उसका मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन आता है रेड कलर पे, रेड पे आता है मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन। और जो क्लोरोफिल बी होता है, जो मेरे पास क्लोरोफिल बी होता है, क्लोरोफिल का मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन आता है ब्लू पे। पर कंबाइन पूछा जाए तो हम बोल देते हैं रेड एंड ब्लू पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है।
ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद दूसरा, ये तो है इन कंपैरिजन, अगर हम कंपैरिजन करें तो हम बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करें दूसरा ग्राफ, ये तो था हमारा पहला ग्राफ जो एनसीईआरटी में दे रखा है। एक्चुअली एनसीईआरटी में 3 ग्राफ हैं, ठीक है। अगर मैं आपको एनसीईआरटी दिखाऊं, जो एनसीईआरटी में ग्राफ है, जस्ट वेट, एनसीईआरटी देखते हैं हम लोग, एनसीईआरटी में कहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखिए, मैंने आपको बोला था एनसीईआरटी का, अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी तो उसके पेज नंबर 210 पे दे रखे हैं तीनों ग्राफ, ठीक है। मैं आपको बताया था 3 ग्राफ है, तो ये वाला ग्राफ हम लोग कर चुके हैं। यहाँ के यहाँ वेवलेंथ है, ठीक है, और यहाँ के एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स, ठीक है। मैंने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बोल दिया होगा तो सॉरी, ठीक है। यहाँ क्या है, अब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल पिगमेंट्स है। यहाँ पे दूसरा ग्राफ होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर्ड बाय ऑक्सीजन रिलीज। पता है हमको, ऑक्सीजन रिलीज जितना होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ अभी हम करने वाले हैं, ये वाला ग्राफ जो है हम भी करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो ये थर्ड ग्राफ है, इसमें क्या है, लाइट अब्जॉर्ब्ड और वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब ये लाइट अब्जॉर्ब वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो जो मेन ग्राफ आते हैं वो है हमारा ए और बी, ठीक है। हो गया, ये हो गया, ओके। तो ये एनसीईआरटी में इतना पोर्शन दे रखा है। तो अभी हम लोग वापस आते हैं अपने मेन कंसेप्ट पे, ठीक है। तो ये ग्राफ था पहला ग्राफ, ठीक है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा ग्राफ जो हमारे पास आता है, दूसरा ग्राफ है हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज़ वाला, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज़। तो इसमें कैसा ग्राफ बनता है, कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। देखिए, अभी हम देख के भी आए हैं इस तरीके का, ऐसे, और फिर ये रेड, ये ऐसे। तो ये होता है ब्लू और ये होता है रेड, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। ऊपर वाले को हम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इससे बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ लाइट था, और यहाँ पे जो वाई एक्सिस था वहाँ पे था अब्जॉर्प्शन ऑफ वो कलर्स, अब्जॉर्प्शन कैसे कर रहे हैं पिगमेंट्स, ठीक है, अब्जॉर्प्शन कैसे कर रहे हैं। और यहाँ पे जो वाई एक्सिस में वो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसलिए हम इसको बोला एक्शन, की एक्शन किस लाइट पे सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो ये होता है हमारा एक्शन स्पेक्ट्रम, मतलब किस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है, ठीक है, कौन सी लाइट पे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो हमको वो पता चलता है यहाँ पे। अब क्या होता है, एक्शन स्पेक्ट्रम होता है विच शोज द रिलेटिव रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट, ठीक है। इसको हम किससे मेजर करते हैं, इट इज़ मेजर्ड बाय द रेट ऑफ और अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज, ठीक है। अब लोग इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि जो एक्शन स्पेक्ट्रम होता है, मतलब this corresponds